नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम DLIS 06 के पार्ट 3 में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले वेरी शॉर्ट्स टाइप और शॉर्ट्स टाइप की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। यदि आपने नहीं देखी है तो मैं वीडियो के लास्ट में लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सेक्शन सी के अंदर जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उनको देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, नेस्ट डॉग के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो नेस्ट डॉग का पूरा नाम नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र है। इसकी स्थापना है वो 1969 में हुई थी। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसका जो नाम था वो पहले क्या था, SSDC था, सोशल साइंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन सेंटर था, जिसे बाद में बदल कर क्या कर दिया, नेस्ट डॉग कर दिया। यह केंद्र भारत में सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान कर रहे शोधकर्ताओं, प्राध्यापकों, नीति निर्माताओं और छात्रों को आवश्यक सूचना एवं प्रलेखन सेवाएं उपलब्ध कराने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय केंद्र है। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या क्या है, तो इसमें अपन मेन पॉइंट है उन्हीं को करेंगे, बाकी आप PDF से पढ़ लेना। तो जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है ये देख लेंगे। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक सूचना स्रोतों को समृद्ध संग्रह विकसित करना, देश विदेश के सामाजिक विज्ञान शोधकर्ताओं को त्वरित और सटीक प्रलेखन सूचना सेवाएं प्रदान करना, सामाजिक विज्ञान में प्रकाशित पत्रिकाओं, शोध प्रबंधों और शोध परियोजनाओं की ग्रंथ सूची व सूचकांक तैयार करना, अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्रों एवं पुस्तकालयों के साथ संसाधन सहभागिता को बढ़ावा देना, कंसल्टेशन सर्विस, बिब्लियोग्राफिकल सर्विस, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, CAS एवं SDI मतलब सामयिकी अभियंता सेवा और चयनात्मक सूचना प्रसार। उसके बाद है स्टडी ग्रांट स्कीम। अब 5 नंबर पॉइंट है मेजर पब्लिकेशन एंड एक्टिविटीज़। तो इसके अंदर यूनियन कैटलॉग ऑफ सोशल साइंस पीरियडिकल्स एंड सीरियल्स, रेट्रोस्पेक्टिव क्यूमुलेटिव इंडेक्स ऑफ इंडियन सोशल साइंस पीरियडिकल्स। इसके बाद इसमें देख रहे हैं इंडियन सोशल साइंस डाटा आर्चीव। उसके बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रश्न नंबर 2 है, NISCAIR के बारे में विस्तार से वर्णन करना है। तो पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसका जो पूरा नाम है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज है। जो स्थापना है वो 30 सितंबर 2002 को हुई थी। और इसका जो विलय था वो 2 प्रमुख संस्थानों को मिला के हुआ था। तो कौन कौन से थे, एक था इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी, और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन जो पहले PID के नाम से जाना जाता था। यह दोनों संस्थान है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसका प्राथमिक कार्य भारत में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ी सूचनाओं का संकलन, प्रलेखन, प्रकाशन और संचार करना है। अब उसके बाद प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव्स है वो देख लेंगे। उसके बाद प्रमुख सूचना संसाधन एवं प्रभाग देख लेंगे, क्या क्या है, NSL नेशनल साइंस लाइब्रेरी। उसके बाद NSDL नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी। उसके बाद देखेंगे TKDL ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। उसके बाद NUCSSI नेशनल यूनियन कैटलॉग एंड साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया। उसके बाद देखेंगे 4 नंबर पॉइंट, NISCAIR द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएं कौन कौन सी है वो देख लेंगे। तो डॉक्यूमेंट कॉपी सप्लाई सर्विस, ट्रांसलेशन सर्विस, ISSN अथॉरिटी और बिब्लियोमेट्रिक एंड लिटरेचर सर्च। और उसके बाद में मानव संसाधन विकास HRD मंत्रालय। 5 नंबर पॉइंट क्या है, प्रमुख प्रकाशन क्या क्या है। तो रिसर्च जर्नल्स, लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाएं, साइंस रिपोर्टर, विज्ञान प्रगति हिंदी में, साइंस की दुनिया उर्दू में, और विश्वकोश द वेल्थ ऑफ इंडिया इंग्लिश में, भारत की संपदा हिंदी में है, अमृत सेवाएं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिलिपनेट की प्रमुख गतिविधियों का वर्णन कीजिए। तो पहले थोड़ी पृष्ठभूमि इसका देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन। इसका जो पूर्ण नाम है वो क्या है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1991 में हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर
के रूप में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो गांधीनगर गुजरात में स्थित है। 2 नंबर पॉइंट डालेंगे इनफ्लिबनेट की प्रमुख गतिविधियां एवं परियोजनाएं। तो कौन कौन सी है? ई संसाधन कंसोर्टियम, ओपन एक्सेस रिपोजिटरी और शोध पहल, जिसके अंदर शोध गंगा, शोध गंगोत्री और शोध शुद्धि। पॉइंट नंबर 3 है पुस्तकालय स्वचालन एवं सॉफ्टवेयर विकास, उसके अंदर सॉफ्टवेयर ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। पॉइंट नंबर 4 है राष्ट्रीय डेटाबेस और पोर्टल निर्माण, उसके अंदर क्या क्या आएगा? यूनियन कैटलॉग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एवं विद्वान एवं इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम। 5 नंबर पॉइंट है डिजिटल शिक्षण प्लेटफॉर्म का विकास, इसके अंदर 2 है ईपीजी पाठशाला और स्वयं प्रभा। 6 नंबर पॉइंट है प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास। 4 नंबर प्रश्न है इनफ्लिबनेट के उद्देश्य क्या है एवं क्रियाकलाप एवं उपलब्धियों का वर्णन करना है। तो पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इसका पूरा नाम है वो मैंने ऊपर बता ही दिया आपको, इसकी स्थापना बता दी है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है वो बता दिया है। तो इसके जो मेन उद्देश्य है वो देख लेते हैं। पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण, संसाधन सहभागिता, सॉफ्टवेयर और मानक विकास, ई संसाधनों की सुलभता और मानव संसाधन विकास। पॉइंट नंबर 3 है प्रमुख क्रियाकलाप, उसके अंदर क्या क्या आएगा? ई संसाधन कंसोर्टियम का संचालन, डिजिटल रिपोजिटरी और ओपन एक्सेस पहल, सॉफ्टवेयर विकास एवं रखरखाव, डेटाबेस और पोर्टल्स का निर्माण, डिजिटल शिक्षा सामग्री प्रबंधन, सम्मेलन एवं प्रशिक्षण कार्यशालाएं। 4 नंबर पॉइंट है प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या वो देख लेंगे। तो शोध गंगा एवं शोध गंगोत्री, सॉफ्टवेयर ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, ई शोध सिंधु एवं एन लिस्ट। 4 नंबर पॉइंट है नेशनल यूनियन कैटलॉग। 5 नंबर पॉइंट में देखेंगे विद्वान एवं IRINS। 6 नंबर पॉइंट है शोध शुद्धि पहल क्या है उसके बारे में बताना है। 5 नंबर प्रश्न है कंप्यूटर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। तो इंट्रोडक्शन देख लेंगे। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटारे से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है गणना करना, टू कैलकुलेट। प्राचीन काल में मनुष्य को व्यापार, खगोल विज्ञान और कृषि के लिए गणना करने की आवश्यकता महसूस हुई। आरंभ में अंगुलियों, पत्थरों और हड्डियों के माध्यम से शुरू हुई यह गणना यात्रा सदियों के कार्मिक वैज्ञानिक अनुसंधानों के बाद आज के शक्तिशाली डिजिटल कंप्यूटर के रूप में विकसित हुई है। 2 नंबर पॉइंट लिखेंगे प्रारंभिक गणना उपकरण। तो देख लेते हैं कौन कौन से गणना उपकरण थे। नंबर 1 है अबेकस, लगभग 3000 ईसा पूर्व। इसमें पहला मैकेनिकल गणना उपकरण माना जाता है। इसका जो आविष्कार है वो चीन में हुआ था। यह लकड़ी के फ्रेम में लगे तारों और मोतियों से बना होता था, जिसका उपयोग जोड़, घटाव, गुणा और भाग जैसी बुनियादी गणनाओं के लिए किया जाता था। 2 नंबर पॉइंट क्या है? नेपियर्स बोन्स। स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे जॉन नेपियर, उन्होंने इसका आविष्कार किया था 1617 में। इसमें हड्डियाँ या हत्ती दांत की पट्टियों पर संख्याएं अंकित होती थी। इसका जो मुख्य उपयोग है वो गुणा और भाग की जटिल गणनाओं को आसान बनाना था। 3 नंबर पास्कलाइन, जिसका आविष्कार है वो 1642 में हुआ था। ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। विश्व का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। 4 नंबर है लेबनीज कैलकुलेटर। गोटफ्रीड विल्हेम लेबनीज ने 1673 में किया था। 5 नंबर है जेकार्ड लूम, जिसका आविष्कार है वो जोसेफ मेरी जेकार्ड ने किया था। इसमें पहली बार पंच कार्ड का प्रयोग हुआ था। 3 नंबर पॉइंट है चार्ल्स बेबेज और आधुनिक कंप्यूटर की नींव। तो चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। डिफरेंस इंजन 1822 में बेबेज ने भाप से चलने वाले एक स्वचालित कैलकुलेटर डिजाइन किया जो जटिल गणितीय सारणियाँ को त्रुटिहीन रूप से हल कर सकता था। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट है विद्युत यांत्रिकी युग, जिसमें टेबुलेटिंग मशीन। हरमन होलेरिथ ने अमेरिकी जनगणना के त्वरित विश्लेषण के लिए पंच कार्ड आधारित इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन का आविष्कार किया। 5 नंबर है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का उदय। तो ABC 1937 से 1942 में जॉन अटानासोफ और क्लिफोर्ड बेरी द्वारा निर्मित पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। उसके बाद ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर 1946 में विकसित हुआ। ये जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोचली द्वारा विकसित दुनिया का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सामान्य
उद्देश्य डिजिटल कंप्यूटर है। इसमें वैक्यूम ट्यूब का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद एडवैक एवं एडसेक स्टोरेड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। प्रश्न नंबर 6 है, कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो कंप्यूटर का अर्थ है वो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। परिभाषा है, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिवाइस है जो उपयोगकर्ता से कच्चे डेटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करती है और दिए गए निर्देशों के अनुसार उस डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट देती है। कार्य प्रणाली का जो मूल चक्र है, यह प्रणाली मुख्य रूप से आईपीयू साइकिल यानी इनपुट राइट एरो प्रोसेस एंड राइट एरो आउटपुट और स्टोरेज के सिद्धांत पर कार्य करती है। 2 नंबर है, कंप्यूटर को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर प्रारंभिक यांत्रिक गणना उपकरण देख लेंगे, अबेकस, नेपियर बोन्स, पास्कलाइन, लेबनीज कैलकुलेटर, ये ऊपर मैंने आपको करवा दिए हैं। 5 नंबर जैकार्ड लूम। उसके बाद चार्ल्स बेबेज और आधुनिक कंप्यूटर का जन्म, ये भी बता दिया है। विद्युत यांत्रिक गुण, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और स्टोरेज। उसके बाद में है इलेक्ट्रॉनिक ईरा। प्रश्न नंबर 7 है, पुस्तकालय में कंप्यूटर की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे। वर्तमान युग सूचना और ज्ञान का गुण है। सूचना की भारी वृद्धि और उपयोगकर्ताओं को बदलती आवश्यकताओं ने पारंपरिक पुस्तकालय प्रणालियों के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी है। पारंपरिक हस्तचालित पद्धतियों से विशाल ग्रंथ सूचियां रिकॉर्ड का साधारण करना, पुस्तकों को त्वरित आदान प्रदान करना और शोधकर्ताओं को सटीक जानकारी समय पर उपलब्ध कराना अत्यंत कठिन हो गया है। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट है, पुस्तकालय में कंप्यूटर की आवश्यकता के प्रमुख कारण क्या क्या है। तो सूचना विस्फोट का प्रबंधन। 2 नंबर पॉइंट है, समय और श्रम की बचत। 3 नंबर है, कार्यों में गति और सटीकता। 4 नंबर है, संसाधन सहभागिता और नेटवर्किंग। 5 नंबर पॉइंट है, राउंड द क्लॉक एंड रिमोट एक्सेस। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट में लिखेंगे पुस्तकालय के विभिन्न विभागों के कंप्यूटर के उपयोग एवं अनुप्रयोग। तो उसमें क्या लिखेंगे, अधिग्रहण विभाग, तकनीकी प्रसंस्करण, ओपैक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग और परिसंचरण विभाग, सामयिक पत्रिका नियंत्रण, डिजिटल पुस्तकालय और संस्थागत भंडार। 4 नंबर पॉइंट है, आधुनिक सूचना सेवाओं का संपादन। तो उसमें क्या क्या लिखेंगे, CAS एवं SDI सेवाएं, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेवाएं, ग्रंथ सूची एवं उद्धरण प्रबंधन। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, संप्रेषण के बारे में आप क्या समझते हैं। सूचना संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को स्पष्ट कीजिए। तो संप्रेषण का पहले अर्थ देख लेते हैं। कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है। शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कॉमिन्स से हुई है, जिसका अर्थ है सामान्य बनाना या साझा करना। परिभाषा क्या है, कम्युनिकेशन एक ऐसी 2 वे प्रक्रिया है जिसके माध्यम से 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, समूहों या प्रणालियों के बीच विचारों, तथ्यों, सूचनाओं, भावनाओं तथा संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है ताकि एक समान समझ स्थापित हो सके। संप्रेषण के मूल घटक कौन कौन से हैं। तो सेंडर है, मैसेज है, एनकोडिंग है, चैनल है, डिकोडिंग है और रिसीवर है, लास्ट में फीडबैक है। पॉइंट नंबर 2 है, सूचना संप्रेषण में आने वाली बाधाएं क्या क्या है। तो इसमें पॉइंट डाल के लिखेंगे, भाषाई या अर्थ संबंधी बाधा है, भाषा की भिन्नता है, अस्पष्ट शब्दावली एवं तकनीकी शब्द, द्विअर्थी शब्द। उसके बाद 6 पॉइंट डालेंगे, भौतिक एवं पर्यावरणीय बाधाएं। तो उसके अंदर शोर, दूरी, समय की कमी, दोषपूर्ण माध्यम। फिर 11 नंबर पॉइंट डालेंगे, मनोवैज्ञानिक या व्यक्तिगत बाधाएं। उसके अंदर है चयनात्मक ध्यान, पूर्वाग्रह एवं दृष्टिकोण, सूचना अतिभार और अपरिपक्व मूल्यांकन। 11 नंबर पॉइंट है संगठनात्मक बाधाएं। तो जटिल नियम एवं नीतियाँ, लंबी संप्रेषण श्रृंखला, प्रतिपुष्टि का भाव, सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं। फिर उसके बाद तकनीकी बाधाएं। 3 नंबर में डालेंगे बाधाओं को दूर करने के उपाय क्या क्या है। तो उपाय लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद निष्कर्ष। प्रश्न नंबर 9 है, सूचना की आवश्यकता पर चर्चा करें। क्या क्या आवश्यकता है। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। आधुनिक युग को सूचना युग और वर्तमान समाज को ज्ञान समाज कहा जाता है। आज के समय में सूचना की भूमि, श्रम और पूंजी के समान ही एक अत्यंत मूल्यवान संसाधन माना जाता है। पॉइंट नंबर 2 है, सूचना की आवश्यकता के प्रमुख आयाम। तो कौन कौन से हैं। निर्णय लेने हेतु, अनुसंधान एवं विकास हेतु। 3 नंबर है, ज्ञान संवर्धन एवं शिक्षा, समस्या समाधान, योजना निर्माण एवं नीति निर्धारण, व्यावसायिक एवं आर्थिक प्रगति,
नवाचार एवं तकनीकी प्रगति। 8 नंबर है दैनिक जीवन एवं व्यक्तिगत उपयोगिता। फिर उसके बाद 3 नंबर पॉइंट देखेंगे सूचना उपयोगकर्ताओं के विभिन्न वर्ग और उनकी ज़रूरतें। तो शोधार्थियों एवं वैज्ञानिक, छात्र एवं शिक्षक, उद्योगपति एवं प्रबंधक, शिक्षक एवं स्वास्थ्यकर्मी, आम नागरिक। 10 नंबर पॉइंट है संचार के रूपों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। तो संचार मानवीय संबंधों और सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है। यह विचार, तथ्यों, सूचनाओं और भावनाओं के परस्पर आदान प्रदान की प्रक्रिया है। संगठनात्मक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर संचार की प्रकृति, माध्यम, दिशा और संबंधों के आधार पर संचार के विभिन्न रूप विकसित हुए हैं। 2 नंबर पॉइंट में प्रयुक्त माध्यम के आधार पर संचार के रूप देखेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 है शाब्दिक संचार। तो उसके अंदर मौखिक संचार, लिखित संचार। फिर 2 नंबर है अशाब्दिक, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में नंबर 1 आएगा बॉडी लैंग्वेज। फिर उसके बाद साइन एंड सिंबल। फिर आएगा हैप्टिक्स, स्पर्श संचार। 3 नंबर है संगठनात्मक संरचना के आधार पर संचार के रूप। तो एक नंबर पॉइंट है औपचारिक संचार मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन। 2 है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। 4 नंबर है प्रवाह की दिशा के आधार पर संचार के रूप। तो पॉइंट नंबर 1 है अधोगामी संचार। 2 है ऊर्ध्वगामी संचार। 3 है क्षैतिज समांतर संचार। 4 है डायगोनल एंड क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन। पॉइंट नंबर 5 है प्रतिभागियों की संख्या एवं दायरे के आधार पर। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। 11 नंबर प्रश्न है पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के मूल्यांकन के लिए चेकलिस्ट का वर्णन करना है। तो पुस्तकालय शौचालन की सफलता काफ़ी हद तक सही लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के चयन पर निर्भर करती है। बाजार के कई प्रकार के वाणिज्यिक, ओपन सोर्स और संस्थागत सॉफ्टवेयर जैसे कोआ, सोअल आदि उपलब्ध हैं। पुस्तकालय की विशिष्ट आवश्यकताओं, बजट और तकनीकी बुनियादी ढांचे के अनुसार सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर चुनने के लिए एक व्यवस्थित मूल्यांकन चेकलिस्ट का उपयोग किया जाता है। अब 2 नंबर पॉइंट है सॉफ्टवेयर मूल्यांकन के लिए विस्तृत चेकलिस्ट कौन सी है। तो हेडिंग डालेंगे सॉफ्टवेयर की सामान्य विशेषताएं एवं विक्रेता प्रतिष्ठा, जिसके अंदर विक्रेता डेवलपर की विश्वसनीयता, कॉस्ट एंड बजट, यूजर बेस, डॉक्यूमेंटेशन। 6 नंबर पॉइंट क्या है तकनीकी एवं हार्डवेयर आवश्यकताएं। तो कौन कौन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्पेटिबिलिटी, आर्किटेक्चर, हार्डवेयर और नेटवर्क। उसके बाद 11 नंबर पॉइंट है कार्यात्मक मॉड्यूल, फंक्शनल मॉड्यूल चेकलिस्ट। तो उसके अंदर अधिकरण मॉड्यूल, सूचीकरण मॉड्यूल, परिसंचरण मॉड्यूल। 4 नंबर है सामयिक की पत्रिका नियंत्रण, सीरियल कंट्रोल और वेब ओपैक। 6 नंबर में क्या लिखेंगे मानक एवं डेटा पोर्टेबिलिटी। तो ग्रंथ सूची मानक, प्रोटोकॉल समर्थन, डेटा माइग्रेशन। उसके बाद सुरक्षा, बैकअप और बहुभाषी क्षमता। उसके अंदर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, डेटा बैकअप एवं रिकवरी, बहुभाषी समर्थन। उसके बाद प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता एवं रखरखाव। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं। लिबसीज की विशेषताओं और इसके विभिन्न मॉड्यूल का विस्तार से वर्णन कीजिए। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है वो देख लेते हैं। तो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम या एप्लीकेशन सूट है जिसे पुस्तकालय के दैनिक प्रशासनिक, तकनीकी और सेवा संबंधी कार्यों को स्वचालित और कंप्यूटरीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। उद्देश्य क्या है, यह पारंपरिक हस्तचालित प्रक्रियाओं जैसे रजिस्टर, मेंटेनेंस, कार्ड कैटलॉग और मैनुअल इश्यू रिटर्न को डिजिटल रूप में बदलता है। प्रमुख लाभ क्या क्या है, यह पुस्तकालय कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ाता है, मानवीय गलतियों को रोकता है और उपयोगकर्ताओं को तुरंत सूचना खोजने में सहायता करता है। अब लिबसीज सॉफ्टवेयर का परिचय क्या है। भारत में विकसित सबसे लोकप्रिय, व्यापक और वाणिज्यिक रूप से सफल इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पैकेजों में से एक है। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है वो देख लेंगे। एकीकृत प्रणाली, बहु उपयोगकर्ता एवं क्लाइंट सर्वर वेब आर्किटेक्चर, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन, हार्डवेयर इंटीग्रेशन, यूनिकोड एवं बहुभाषी समर्थन, उच्च सुरक्षा एवं बैकअप। अब इसके प्रमुख मॉड्यूल कौन कौन से हैं। तो अधिग्रहण मॉड्यूल, स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, देखते जाना। सूचीकरण मॉड्यूल, परिसंचरण मॉड्यूल, सामयिक पत्रिका नियंत्रण मॉड्यूल,
ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग और स्टॉक सत्यापन एवं सिस्टम प्रशासन। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के चयन के आवश्यक बिंदुओं का विस्तार से लिखिए। तो पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, पुस्तकालय शौचालन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्णय पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर का चयन करना होता है। गलत सॉफ्टवेयर का चयन न केवल बजट और समय की बर्बादी का कारण बनता है, बल्कि पुस्तकालय की सेवाओं को भी बाधित कर सकता है। इसीलिए पुस्तकालय की वर्तमान आवश्यकताओं, भविष्य की विस्तार योजनाओं और तकनीकी बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए एक व्यवस्थित मूल्यांकन के बाद ही सॉफ्टवेयर का चयन किया जाना चाहिए। 2 नंबर पॉइंट क्या है, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर चयन के आवश्यक बिंदु कौन कौन से हैं, तो पॉइंट डाल लेंगे। पुस्तकालय की आवश्यकताएं एवं दायरा, अब इसके अंदर क्या है, पुस्तकालय का प्रकार एवं आकार, भविष्य की विस्तार क्षमता। उसके बाद आवश्यक कार्यात्मक मॉड्यूल क्या क्या है, तो अधिग्रहण, सूचीकरण, परिसंचरण, सामयिक नियंत्रण और वेब ओपेक। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मानक और अंतर संचालनीयता, इसके अंदर क्या क्या आएगा, ग्रंथ सूची मानक, डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल, RFID और बारकोड संगतता। उसके बाद तकनीकी पहलुओं एवं आर्किटेक्चर के अंदर वेब आधारित एवं क्लाउड अनुकूल, ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस अनुकूलता, बहुभाषी समर्थन। उसके बाद लागत एवं वित्तीय बजट में देख लें क्या क्या आएगा, कुल स्वामित्व लागत, ओपन सोर्स बनाम कॉमर्शियल। उसके बाद विक्रेता की विश्वसनीयता एवं तकनीकी सहायता, विक्रेता की बाजार साख, प्रशिक्षण और दस्तावेजीकरण। उसके बाद आफ्टर सेल सपोर्ट और नियमित अपडेट। उसके बाद सुरक्षा एवं डेटा बैकअप के अंदर उपयोगकर्ता पहुंच नियंत्रण, बैकअप एवं रिकवरी। प्रश्न नंबर 14 है, कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कंप्यूटर के ऐतिहासिक विकास को हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक घटकों, प्रोग्रामिंग भाषाओं और कार्य क्षमता में आए क्रांतिकारी बदलावों के आधार पर 5 अलग अलग पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक पीढ़ी ने कंप्यूटर को पहले की तुलना में अधिक छोटा, तीव्र और विश्वसनीय और सस्ता बनाया है। अब कंप्यूटर की पीढ़ियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो फर्स्ट जनरेशन है 1940 से लेकर 1956 तक। तो इसमें मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। मेमोरी भंडारण में चुंबकीय ड्रम और पंच कार्ड। इस पीढ़ी के अंदर प्रोग्रामिंग जो भाषा थी वो निम्न स्तरीय मशीनी भाषा। प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी, आकार में कमरे जितने बड़े थे, बहुत अधिक बिजली की खपत होती थी। प्रमुख उदाहरण क्या है, एनिएक, एडवेक, यूनिवेक, IBM। सेकंड जनरेशन है 1956 से 1963 तक। मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक ट्रांजिस्टर था। मेमोरी भंडारण, मैग्नेटिक कोर और प्राथमिक चुंबकीय टेप और डिस्क। प्रोग्रामिंग भाषा, इसमें असेंबली का यूज किया गया। और प्रारंभिक उच्च स्तरीय भाषा थी फोर्ट्रैन और कोबोल। प्रमुख विशेषताएं, प्रथम पीढ़ी की तुलना में आकार छोटा हो गया, गति तेज हो गई और कम बिजली खपत हो गई। प्रमुख उदाहरण क्या है, IBM 1401, IBM 7094 और CDC 1604 और यूनिवेक 1108। 3 नंबर थर्ड जो जनरेशन है वो 1964 से लेकर 1971 तक। इसके अंदर IC का यूज़ किया गया। जैक किल्बी द्वारा विकसित की गई थी। ये जैक किल्बी द्वारा विकसित की गई। इसमें एक सिलिकॉन चिप, कई ट्रांजिस्टर लगाए गए थे। मेमोरी भंडारण है वो बेहद चुंबकीय कोर और बड़ी क्षमता वाली चुंबकीय डिस्क का यूज़ किया गया। प्रोग्रामिंग भाषा थी वो उच्च स्तरीय भाषा जैसे बेसिक, पास्कल। प्रमुख विशेषताएं, कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग शुरू हुआ। टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रादुर्भाव। प्रमुख उदाहरण क्या क्या है, IBM 360 सीरीज और PDP 8 और PDP 11 और ICL 1900। फोर्थ जनरेशन 1971 से लेकर अब तक। तो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक माइक्रो प्रोसेसर का आगमन हो गया, जिसमें VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीकों के जरिए एक ही छोटी चिप पर लाखों ट्रांजिस्टर लगाए गए। मेमोरी और भंडारण में सेमीकंडक्टर मेमोरी, रैम और रोम और हार्ड कैपेसिटी हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। प्रोग्रामिंग भाषा आधुनिक उच्च स्तरीय एवं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषाएं जैसे C++, जावा, पाइथन, SQL। प्रमुख विशेषताएं क्या है, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप का विकास, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, माउस का प्रयोग, इंटरनेट और नेटवर्किंग का व्यापक विस्तार। प्रमुख उदाहरण है एप्पल, IBM PC, इंटेल 8086, पेंटियम और मैकिनटॉश। 5 नंबर फिफ्थ जनरेशन वर्तमान एवं भविष्य। मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है AI। इसमें प्रोग्रामिंग तकनीक कौन सी यूज़ करी गई,
तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्क्स और मशीन लर्निंग। प्रमुख विशेषताएं क्या है? कंप्यूटर में सोचने, सीखने, चेहरे, ध्वनिक पहचानने और स्वतः निर्णय लेने की क्षमता, सुपर कंप्यूटर और क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर। प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? IBM वाटसन, गूगल, डीप माइंड, परम सुपर कंप्यूटर, आधुनिक AI, चैटबॉट्स एवं रोबोट्स। ये मैंने आपको 14% कंप्लीट करवा दिए हैं, जो वेरी लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चंस थे। अब यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।